नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में हम आपको रियल स्टोरीज़ बताते हैं, रास्टिक स्टोरीज़ बताते हैं और आज जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं, वो है 2002 की। 2002 की ये स्टोरी है, ये है ओल्ड दिल्ली की स्टोरी है। ओल्ड दिल्ली में एक परिवार रहता था सरदार जी का, जिसमें सबसे बड़े लड़के का नाम था दलजीत और छोटे लड़के का नाम था रज्जू। 2 भाई होते हैं और 2 बहनें होती हैं। सबसे बड़ी वाली बहन का नाम था रीता, उससे छोटी बहन का नाम था कविता और उससे छोटी बहन का नाम था शंभू। ये 3 बहनें होती हैं। सबसे बड़ी जो थी उसके बाद जो कविता थी, कविता की स्टोरी होती है। कविता काफ़ी पढ़ी-लिखी लड़की थी और मतलब उसकी बहन थी और वो काफ़ी अच्छे परिवार से थी। ये लोग अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पिताजी का एक छोटा-मोटा कोई बिज़नेस था कपड़ों का। कपड़ों के बिज़नेस में हरप्रीत सिंह कपड़ों के बिज़नेस करते थे और इनका कपड़ों का बिज़नेस था धौलाकुआं में इनका बिज़नेस होता था। कभी-कभी वहाँ पे कविता भी जाके बैठ जाती थी, कभी-कभी दलजीत भी बैठ जाता था। इस तरह जाके बैठ जब कविता वहाँ बैठती थी तो उसकी सेल्स उस दुकान की ज़्यादा हुआ करती थी। कविता एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। कविता को देखने में लोग ये नहीं कह सकते थे कि ये सेल्समैन नहीं है या सेल्स गर्ल नहीं है या सेल्स कैपेसिटी नहीं है। उसमें सेल्स कैपेसिटी की सारी खूबियाँ थी और वो सेल्स भी बहुत अच्छा कर लेती थी। तो इसलिए के पिताजी ने सोचा कि चलो कविता को टाइम पास करने के लिए हम बैठा देते हैं, वो भी साथ में। इस तरह कविता काफ़ी दिनों से वहाँ बैठती थी और एक इंसान था जो आता था बड़ौदा से। बड़ौदा से आता था, इनको सप्लाई करता था कपड़े, बने-बनाए कपड़े सप्लाई करता था। उससे कविता का कुछ इंटेंशन हो गया और कविता जो है उसकी तरफ वो आकर्षित हो गई। कविता एक 22 साल की लड़की थी और वो जो इंसान था, जो बाहर से आता था बड़ौदा से, वो करीब 34 साल का था। उसने बोला दिलजीत को कि आपकी लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको हम काम दिलवा देते हैं। उसने कहा ठीक है आप काम दिलवा दीजिए, काम अच्छा बिज़नेस मिल जाएगा, अच्छा काम भी मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो इस तरह कहने के बाद उस लड़की को कविता को लेके अपने साथ इंटरव्यू दिलाने के लिए दिल्ली में 2, 4, 5 जगह ले गया। वहाँ उसको इंटरव्यू दिलवाया। इंटरव्यू दिलवाने के बाद एक दिन उसको एक कंपनी का कॉल आता है कि आप आइए और कंपनी जॉइन कीजिए। वो बड़ा खुश हो जाती है कविता। कविता खुश हो जाती है, अपने भाई को बताती है दलजीत को और दलजीत भी बड़ा खुश होता है कि चलो ठीक है बहन की नौकरी लग गई है और बहन तीसरे नंबर की थी। हाँ, जीवन व्यतीत करेगी सब कुछ होगा, घर भी ठीक-ठाक चलेगा। कविता की जो नौकरी लगती है तो कविता नौकरी में पहले दिन जब घर से निकलती है, वो मेट्रो स्टेशन के पास जाती है। मेट्रो स्टेशन के पास जब जाती है, थोड़ा-सा और आगे जाती है कि पीछे से एक कार आती है, कार उसको किडनैप करके ले जाती है। इसके मुँह पे काली पट्टी बाँध दी जाती है, आँखों पे काली पट्टी बाँध जाती है, कविता को किडनैप करके गाड़ी ले जाती है और वो जाती है गाड़ी दिल्ली के ओल्ड स्टेशन की तरफ, जीबी रोड की तरफ जाती है और जीबी रोड में जहाँ जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो वो है रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में इस कविता को वहाँ जाके बिठाते हैं और कविता वहाँ भेज दी जाती है। कविता जब वहाँ भेज दी जाती है किडनैप करके, तो कविता को एक तरह से झंझोड़ दिया जाता है। कविता को तो पहले वहाँ पे जाते ही इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे इसकी सेंसलेस हो जाती है कविता। इसको कुछ पता नहीं होता ये कहाँ है, क्या नहीं है। इतनी देर में एक बहुत सुंदर सी सुडौल सी एक मतलब बाई आती है, जिसको आप कोटे की मालकिन कहते हैं। कोटे की मालकिन आती है और कविता से बोलती है कि अब आपके पास जो-जो भी ग्राहक आएगा, उन सब ग्राहक को एंटरटेन करना है। कविता कुछ समझ नहीं पाती है किस तरह से एंटरटेन करना है, क्या करना है, लेकिन वहाँ पे लड़कियों के कपड़े और हाव-भाव देख के समझ जाती है कि यहाँ कुछ हम गलत ही फँस चुके हैं। लेकिन उसको काटो तो होश नहीं, क्यों? क्योंकि उसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो इतने बुरी तरह के इंजेक्शंस थे कि पूरे बॉडी में सेंसिटिविटी आ जाती है, पूरे बॉडी में एक तरह से उत्तेजना सी आ जाती है और वो ऐसा है तो उत्तेजना शांत करने के लिए भी उसको ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। कविता किसी तरह से वहाँ पे एडजस्ट करती है लोगों से, किसी दिन 4 आदमी, किसी दिन 8 आदमी, किसी 10 आदमी, इस तरह से उसकी जीवन रेखा चली। इधर दलजीत को बहुत शॉक हुआ कि उसकी बहना आई नहीं है, वो भी काफ़ी दिन से खोज रहा था। फिर दलजीत ने वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदा की
वो लगाती, अपनी दरखास्त देती। पुलिस वालों ने गुमशुदा की दरखास्त ले ली, उसकी फोटो ले ली, सब जगह कर दी, लेकिन आज तक वो मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज तक मीन्स 2002 की कहानी है, 2003 तक वो मिल नहीं पाई, 2003 तक मिल नहीं पाई। काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। अब दलजीत ने सोचा कि पुलिस वाले तो अपने हिसाब से काम करेंगे, मैं अपने हिसाब से काम करूँ। दलजीत का दिमाग एक ही काम कर रहा था, हो ना हो मेरी जो बहन है किसी गलत कार्य में फँस चुकी है, या तो इंटरनेशनल गिरोह उसको उठा के ले गया है, या कहीं इधर-उधर फँस चुकी है गलत। दलजीत ने सोचा, इतने टेंशन में था दलजीत, और दलजीत इतने टेंशन में होने के बाद भी वो उस कोठे पे यानी जीबी रोड की तरफ जाता है। जीबी रोड की तरफ जाता है, तो खूब सारी लड़कियाँ उसको दिखती हैं, ऊपर से तमाशा बनाती हैं, ऊपर से देखती हैं, ऊपर से इशारे करती हैं। तो ये सोचता है क्यों ना इनमें जाके हम अपनी बहन का तलाश करें, हो सकता है मेरी बहना यहीं कहीं। ये तो एक अज़म्पशन कर रहा था, हो सकता है मेरी बहना। लेकिन अज़म्पशन्स भी कभी-कभी इसके प्रोडक्शंस भी सही होते हैं। ये गया कोठे पे जाके देखने लगा, बैठ गया। बैठने के बाद कुछ देर के बाद कोई लड़की आती है, हाँ सरदार जी, क्या हाल-चाल है? सरदार जी बोले, चलो। सरदार जी बोले, नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो सरदार जी बोले, सरदार जी आप करने क्या यहाँ आए हो? कहता बस मैं तो घूमने आया हूँ यहाँ पे। तो कहते हैं, ये कोई घूमने की जगह है? ये कोई घूमने की जगह जो आप घूमने आए हो? यहाँ तो लोग आते हैं मस्ती मौज-मस्ती करने। सरदार जी को 2-3 लड़कियाँ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हैं, कहती है चलो आओ मौज-मस्ती करते हैं। सरदार जी कहते हैं, नहीं मुझे कोई मौज-मस्ती नहीं करनी, मैं यहाँ बैठा हूँ। इतनी देर में एक स्वीटी नाम की लड़की वहाँ से आती है, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि कमल का फूल की तरह लग गई थी। वो आती है और आके बोलती है सरदार जी को कि सरदार जी पानी पिएँगे? सरदार जी कहते हैं, हाँ पानी। सरदार जी के लिए वो अपनी बॉटल लेके आती है पानी वाली, और पानी की बॉटल सरदार जी को दे देती है। सरदार जी उसमें से पानी पीते हैं, पीने के बाद थोड़ा-सा बैठ जाते हैं। फिर स्वीटी कहती है कि आओ चलें, मौज-मस्ती करें। सरदार जी साफ इनकार कर देते हैं, मैं मौज-मस्ती करने नहीं आया, मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आया हूँ और थोड़ा-सा आराम करने आया हूँ। स्वीटी को ये बात थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, मौज-मस्ती करने। इतनी देर में 2-4 ग्राहक आ गए, स्वीटी को लेके अपने साथ चले गए, और 1-2 घंटे के बाद वो फ्री हो गए। तो स्वीटी वापस आती है इसके पास, बोलती है, सरदार जी देखो यहाँ पे लोग आते हैं, मज़े लेके चले जाते हैं, आप भी चलो मज़े। सरदार जी बोला, नहीं मुझे कोई मज़ा नहीं लेना है, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ बैठ के थोड़ी देर चला। इस तरह से सरदार जी का सिलसिला हफ्ते तक चला। हफ्ते तक जब सिलसिला चलता रहा, तो उस कोठी की मालकिन, जो जिसको शिकायत की गई कि यहाँ एक सरदार जी आते हैं, और सरदार जी आके घंटों बैठते हैं, घंटों बैठ के ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ करते हैं, अपना इधर-उधर टाइम पास करके यहाँ से चले जाते हैं। उसकी मालकिन ने सोचा, हो ना हो सीआईडी का आदमी हो ना हो पुलिस का आदमी हो ना हो कोई, यानी प्रयास कर रही थी कि या ना ये तो कोई सीबीआई का आदमी लगता है जो इस तरह से आता है, टाइम पास करके चला जाता है। लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए वो कोठे की मालकिन आई, आके बोली, हाँ सरदार जी, सुना है आप हर 7वें दिन 7 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हो? कहते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं आप आके? कहता है, कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। तो कोठे की मालकिन ने बोला कि भाई देखो ये टाइम पास करने की जगह नहीं है, अगर आपको टाइम का पास करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 घंटे का 1000 रुपए लगेगा। आप कितने घंटे यहाँ इंतज़ार करना चाहते हैं? आप बैठिए, 1 घंटे का 1000 रुपए के हिसाब से आप पेमेंट करके यहाँ चले। तो उसने बोला कि देखिए आप 7 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, वो 7 दिन के तो मैं लूँगी 10,000, और अब जितने घंटे आप बैठेंगे उतने घंटे के 1000-1000। सरदार जी ने बोला ठीक है, पहले तो आप वो 10,000 पकड़ो 7 दिन के। सरदार जी ने अपनी पैंट में हाथ डाला, उसमें से 10,000 की गड्डी निकाली और उसको पकड़ा दिया मालकिन को, ये लो 10,000 रुपए। अब आज तक का मेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया, आज के बाद जितने घंटे मैं बैठूँगा, यहाँ पे किसको पैसे देने हैं वो बता दो। मालकिन ने बोला कि आप स्वीटी को पैसे दे देना, स्वीटी मेरे तक पहुँचा देगी। ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगा ये कि चलो स्वीटी तक पैसे जाएँगे। जब 4 घंटा, 5 घंटा बैठ जाए, वो 5,000 रुपया स्वीटी के हाथ में पकड़ाए और फिर चला जाए। इस तरह से ये कहानी 6-7 दिन तक और चली। जब 6-7 दिन तक और चली, सारी लड़कियाँ भी घबरा गई, स्वीटी भी घबरा गई, ये है कौन शख्स? ना तो कोई कार्य करता है, ना तो कोई मौज-मस्ती करता है, केवल आता है, बैठता है, यहाँ पे ग्राहक आते हैं, देखता है, बातचीत करता है, चला जाता है। अब
किसी तरह स्वीटी को इससे पूछना था कि आप आते क्यों हैं? क्योंकि ये न तो सीआईडी का आदमी था सरदार, न तो मतलब आप ये कह लो कि किसी भी शख्स ने किसी भी तरह से ये कोई एक साधारण इंसान था। दलजीत ने ये सोचा मैं स्वीटी को क्यों ना अपनी साइड दिला लूँ, स्वीटी मेरा सब कुछ बता देगी। स्वीटी को धीरे से अपने जेब से वो एक फ़ोटो निकाल के दिखाता है स्वीटी को और कहता है कि भई ये इसको पहचानती हो? स्वीटी बोलती है कि हाँ, इस लड़की को कहीं देखा हुआ है। इतना कहना था उस फट सरदार जी अपने जेब में वो डाल देते हैं और कहते हैं, "भाई आज मेरा मूड कर रहा है, चलो आज मैं आपके साथ चलता हूँ।" स्वीटी के साथ चलते हैं, तो स्वीटी के साथ स्वीटी एक कमरे में जाता है, क्योंकि बाहर वो बातें नहीं हो सकती थी जो स्वीटी से एक बंद कमरे में करना चाहता। इसलिए स्वीटी से ये बहाना बना के स्वीटी के कमरे में गया। स्वीटी के कमरे में जाके बैठता है, स्वीटी से पानी पीता है, पानी पीने के बाद अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है कि ये मेरी बहन है, इस तरह से किडनैप हो गई है और आज तक मुझे नहीं मिल नहीं रही है, कहाँ पे है, क्या है? तो कविता सु वो बोलता है ये मेरी बहन का नाम कविता है। कविता आप बोल रही हैं, आप जानती हैं, इसी कोठे पे है, कहती है हाँ, इसी कोठे पे है। हो सकता है ये जो है यहाँ से चौथा कोठा जो है, चौथे कोठे पे मैं कविता को देख चुकी हूँ, क्योंकि कभी-कभी ये लोग मिलते थे आपस में, कविता वगैरह ये लोग मिलते थे। तो इन्होंने कहा स्वीटी ने कहा कि मैं रुको पता करती हूँ। 1 घंटा बीतने के बाद उसने जो पैसे स्वीटी ने कुछ लिए नहीं, वहाँ से निकला सरदार निकल के बाहर आके बैठ गया। स्वीटी ने पता किया, कविता को फ़ोटो ले जाके वहाँ देखा, कविता वो नहीं थी। कविता को पहचान गई स्वीटी, स्वीटी आके वापस उसको बोलती है सरदार जी, हाँ, आपकी बहन वही है। लेकिन यहाँ से आपकी बहन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस कोठे पे वो है, वो कोठे की मालकिन बहुत ही तेज़ है और 24 घंटे दरवाजे पे बैठी रहती है। इसलिए उसको वहाँ से निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगा। सरदार जी ने कहा, कोई टेढ़ी खीर नहीं है, मैं यहाँ पे पुलिस की सहायता लूँगा, पुलिस की सहायता से अपनी बहन को यहाँ से निकलवाऊँगा। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था, जो कविता वहाँ पे मालकिन के लिए एक एटीएम मशीन थी, यानी रोज़ पैसा कमाने के देने वाली मशीन थी, उसको इतनी आसानी से वो जाने देती? बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने उस कविता को वहाँ पे रहने दिया और सरदार जी आए और सरदार जी ने बोला मुझे लड़कियाँ दिखाओ, मैं किसी के साथ जाना चाहता हूँ। वहाँ की मालकिन ने खूब सारी लड़कियाँ दिखाई, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आई। जैसे ही वो कविता आई सामने, जैसे ही कविता उसके सामने आई, उसको वो पसंद आ गई। उसने बोला ठीक है, मैं इसी के साथ जाऊँगा। उसने बोला ठीक है आप जाइए और यहाँ पे पैसे जमा करा दीजिए। सरदार जी ने वहाँ पैसे जमा करा दिए, जितने उसने बोले थे पैसे जमा करा दिए और वो कविता के साथ कविता के रूम में चल कविता के पास जाते ही कविता फूट-फूट के रोने लगी। कविता ने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे ये लेके आए, किस लोगों ने किडनैप किया, कौन था, सूरत का वो आदमी था जिसने किडनैप करवाया। पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। हिस्ट्री खुलने के बाद सरदार जी कहते हैं देखो बहना इस तरह से हम आपको यहाँ से नहीं ले जा पाएँगे, क्योंकि मुझे सहायता लेनी पड़ेगी पुलिस की और पुलिस की सहायता नहीं लेंगे तो ये आपको यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे। ये इतना कह के वो पुलिस के पास जाता है, नियर बाय थाने में, वहाँ पे जो थाना लगता है, दरियागंज थाना लगता है, उस थाने में जाके वहाँ पे वो अपना रिपोर्ट करवाता है और रिपोर्ट कराने के बाद वहाँ से वो वापस आता है। सरदार जी की रिपोर्ट के ऊपर वहाँ पे काफ़ी तफ्तीश दी जाती है, हर कोटे पे तफ्तीश दी जाती है, हर लड़कियों को कब्जे में किया जाता है। 3-4 दिन की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद कविता को भी वहाँ से मतलब फ्री करा लिया जाता है। कविता जब वहाँ से फ्री होती है, तो फ्री होने के बाद कविता के सारी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद कविता को सपुर्द किया जाता है दलजीत के और दलजीत के सपुर्द करने के बाद उस जीबी रोड में और भी कई लड़कियाँ होती हैं, नेपाली होती हैं, थाईलैंड की होती हैं, रशियन होती हैं, कई लोग थी जो इस तरह से फँसी हुई थी। वहाँ से कई लोगों को अपने देश की तरफ भेजा गया। ये एक तरह से बहुत बड़ा कार्य किया था दलजीत ने उन लड़कियों के लिए भी, जिनके भाई-बहन यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन ये कार्य करना बहुत ही कठिन था दलजीत के लिए भी, क्योंकि दलजीत अकेले ये काम नहीं कर सकता था अगर पुलिस साथ नहीं देती। पुलिस ने बहुत साथ दिया, पुलिस के साथ हो जाने के बाद उसको किया, दूसरे दिन अखबारों में ये निकला, यहाँ जीबी रोड में क्या होता है और किस तरह से लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता है। कुछ लड़कियाँ अपने जानबूझ के आती हैं यहाँ पे इस धंधे में, लेकिन 99% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको कि इस धंधे में ढकेला जाता है।
जिन लड़कियों को धकेला जाता है इस धंधे में, उनके बारे में भी काफ़ी स्टोरी निकली और एक वहाँ पे पत्रकार गया, उसने काफ़ी कवरेज किया। कवरेज करने के बाद खूब सारे अखबारों में दिया, टीवीज़ में आया। उसके बाद वहाँ पे कई चीज़ों का जब विश्लेषण किया गया, विश्लेषण करने के बाद आज भी जीबी रोड जो है, मशहूर है। वहाँ पे रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे लोग जाते हैं, मौज-मस्ती करते हैं और मौज-मस्ती करके निकलते हैं। लेकिन आज भी जीबी रोड में लड़कियाँ आती हैं, जो किडनैप करके ली जाती हैं, लाई जाती हैं या छोटी-सी एज में, 17-18 साल की एज में भी लड़कियों को वहाँ से लेके आते हैं और ला लेके आके इस कोठे पे बैठा देते हैं। क्या यही एज है लड़कियों को लाके कोठे पे बैठाने के लिए? क्या लड़कियों के साथ यही कार्य होता है? इसके लिए हमारा देश नहीं कुछ कर सकता है? करना चाहिए। एनजीओज़ को फॉरवर्ड आना चाहिए और एनजीओज़ को तफ्तीश देनी चाहिए वहाँ पे ऐसे-ऐसे फ़ोटो पे जाके, जहाँ पे इस तरह के कार्य होते हैं। दलजीत ने एक बहुत बड़ा उससे कार्य किया था, इसलिए दलजीत को सैल्यूट करते हैं और दलजीत के इस हौसले को वाहवाही करते हैं। इस तरह से दलजीत ने अपनी बहन यानी कविता को छुड़ाया और कविता को छुड़ाने के बाद उसको एक नई ज़िंदगी दी कविता को। लेकिन इस तरह से देखिए क्या होता है, लड़कियाँ जब किडनैप हो जाती हैं। आप स्टोरीज़ बाय विग में इस चैनल को लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके बताएँ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और किस तरह से और आपको स्टोरीज़ चाहिए, हम आपके लिए स्टोरी पेश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।